हम एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अशफाक तोला साहब। अशफाक तोला साहब इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि टैक्स के अमूर को ये बड़ी अच्छी तरह देखते भी रहे हैं और जब पीडीएम की हुकूमत थी तो ये एक कमीशन भी हेड कर रहे थे जिसका मैंडेट ही यही था कि एफबीआर में किस तरह इस्लाहात की जाएं। उसका क्या बना वो तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन अशफाक तोला साहब सबसे पहले ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है एफबीआर का, आपने भी उसकी तफसीलात देखी होंगी, आपका क्या रिएक्शन है? डू यू थिंक दैट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? थैंक यू कामरान। मेरा ख्याल है जिस तरीके से एब्रप्टली ये करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो मैं मेरा ख्याल है इसे कहीं एग्री नहीं करूंगा कि इस किस्म की कोई रीअरेंजमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। देखिए, ऑलरेडी आपके पास एफबीआर एक्ट के अंदर एक पॉलिसी बोर्ड की गुंजाइश मौजूद है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। और उस पॉलिसी बोर्ड का मकसद ही यही था कि वो तमाम के तमाम पॉलिसीज को बनाए और उन पॉलिसीज के बेस पे एफबीआर काम अपना चलाए। मैं समझता हूँ वो पॉलिसी बोर्ड की इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है, पर उस पॉलिसी बोर्ड को अगर आप रिवाइव कर लें तो कोई नए पॉलिसी बोर्ड की जरूरत नहीं रहती। उस पॉलिसी बोर्ड में खासियत ये है कि 3 या 4 मिनिस्टर्स मौजूद हैं उसमें, और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एक्सपर्ट आप लेना चाहें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दोनों कमेटी, दोनों हाउसेस की जो कमेटीज है फाइनेंस और रेवेन्यू की, उनकी अप्रूवल जरूरी है। तो उसमें होता ये है कि सही तरीके से अगर आप एक्सपर्ट्स को लेना चाहें जिनके कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो मेरा ख्याल आप लिया जा सकता है। मगर उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसे लोग जिनका कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और पाकिस्तान के टैक्स के उमूर पर या पाकिस्तान की मईशत पर उमूर रखते हो, मेरा ख्याल है उनका मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि कस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा एनटीसी का एक बोर्ड बना हुआ है और उस एनटीसी के बोर्ड में जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है उसको हेड करते हैं, और इस वक्त तमाम टैरिफ के जो मसाइल है वही बोर्ड देखेगा। तो एक नया इंडिपेंडेंट बोर्ड बना के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर। तीसरी चीज ये है आपका जो आईआरएस का जो बोर्ड है कि आईएसआर का जो आईआरएस का जो बोर्ड है वो आप अगर अलग कर देंगे जो कि 80 to 85% आपकी रेवेन्यू देता है, मेरा ख्याल है ये कियोस्क क्रिएट कर देगा और रेवेन्यू डिवीजन के अंदर होगा। और अगेन आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि रेवेन्यू डिवीजन भी फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर होना चाहिए। आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि सारा स्ट्रक्चर? अशफाक तोला साहब, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के प्रपोजल्स हैं ये तो ज्यादा रेडिकल है ना। एक पॉलिसी बोर्ड तो साइड पे रह गया, जो एफबीआर का एक्ट है यहाँ पे तो ये फरमा रही हैं कि रेवेन्यू डिवीजन के नीचे पॉलिसी होगी, उसके नीचे ओवरसाइट बोर्ड्स होंगे और ओवरसाइट बोर्ड्स के नीचे जो है डायरेक्टरेट जनरल्स होंगे, आईआर का अलहदा होगा, कस्टम्स का अलहदा होगा। ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर इटसेल्फ अप्रूव किया, एक तो आप बात करें कि एग्जिस्टिंग के अंदर आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको गालबन पुश फॉरवर्ड अभी भी किया जा रहा है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है इससे पाकिस्तान की जो टैक्स के महसूलात है उसमें कितना इजाफा हो सकता है? मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की किसी एक जुरिस्डिक्शन में मुझे बता दें कि इस किस्म के कोई ओवरसाइट बोर्ड हो और इस किस्म के डीजीज चला। मेरा ख्याल है शायद डेवलप्ड कंट्री में तो ये चल सकता था, हम जैसी कंट्रीज में ये नहीं चल सकता। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब 1979 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैच्योर हो गया था और हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी शौकत अजीज साहब ने कि जो 2001 का ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उसकी मैच्योरिटी पे इतना इफेक्ट पड़ा कि आपकी उस वक्त क्योंकि आपकी वाइब्रेंसी थी, 9/11 के बाद आपके पास डॉलर आ रहा था तो आपको इतना पता नहीं लगा। इस वक्त अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, जो 2001 का आपका ऑर्डिनेंस है वो लूला लंगड़ा ही सही मैच्योर हो गया है और इसकी मैच्योरिटी के बाद काफी इसके लीगल रेफरेंसेस आपकी क्लैरिटी आ चुकी है। फर्क है अगर आप कथा कलामी हो रही, यहाँ पे एक फर्क है। यहाँ पे जो टैक्स पॉलिसी के लॉज हैं उनको नहीं छेड़ा जा रहा, वो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे नया एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये इसकी जो रेलेवेंस है 1979 के ऑर्डिनेंस से शायद फिर वो उस तरीके से बनती नहीं है। नहीं बनेगी, इसकी वजह ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लॉ में आपको होलसेल चेंजेस करनी पड़ेंगी जब जाके ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो सकता है, इसके बगैर नहीं हो सकता। राणा साहब आप भी बेहतर समझते हैं कि लॉ के अंदर आपकी पूरी हायरार्की डिफाइन की गई है और उस लॉ के तहत एफबीआर एक्ट एक है, उसके अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी।
आपके ऊपर कस्टम एक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स एक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स लॉज है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसको चेंज करना पड़ेगा, और फेडरल एक्साइज एक्ट है 2005 का उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जब आप ये सारे लॉ चेंज करेंगे तब जाके कहीं आपका कोई स्ट्रक्चर या जो शक्ल ये लाना चाह रहे हैं वो निकलेगी। मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे, और स्पेशली जब ये केयर टेकर सेटअप है, उनके पास कोई इस किस्म का मैंडेट है कि वो जल्दी जल्दी में हश हश करके इस किस्म का कोई चीज ले आए विदाउट कंसल्टिंग। एंड मुझे तो स्टेक होल्डर पता ही नहीं है किसको आपने कंसल्ट किया। आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनका जो मैंडेट है ऑब्वियसली एक महदूद है, लेकिन जाहिर है कि ये उस काम की तरफ जा रहे हैं जो आमतौर पर इलेक्टेड जो 5 साल जिसके पास गवर्नमेंट हो उनको करना चाहिए। पॉइंट यहां पर ये है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द टेक्निकलिटीज और जो लीगैलिटीज हैं, क्या एफबीआर के अंदर जो मौजूदा उसकी हैयत है, आप नहीं समझते कि इस्लाहात की जरूरत है और उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कि अपना रेवेन्यू हमने बढ़ाना है? यही तो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम उतना टैक्स इकट्ठा करते नहीं है, टैक्स बेस हमारी बढ़ती नहीं है, जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे लेते नहीं है और बार बार फिर IMF के पास जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चलो मौजूदा जो एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग है उस पर बेशक आपकी रिजर्वेशन है, क्या एफबीआर में इस्लाहात नहीं होनी चाहिए? कामरान भाई, आपने मेरी रिपोर्ट शायद नहीं पढ़ी होगी, मैं राणा साहब ने पढ़ी है। उस रिपोर्ट के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो एक रीस्ट्रक्चर्ड या एक वाइब्रेंट एफबीआर के लिए जरूरत है। उसमें हमने 4 वेक्टर से हमने इनको देखा है। 21 हमारी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की सजेशंस हैं और आप देख लेंगे वो डायरेक्ट टैक्स में मुहित है, और 25 खरब यानी 2.5 ट्रिलियन रुपीस के नए डायरेक्ट टैक्सेस हमने प्रपोज किए हुए हैं। हमारे पास 14 ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की उसमें इस्लाहात मौजूद थी। हमारे पास 32 के करीब सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ की, और 14 के करीब एफबीआर की ऑटोनॉमी और एफबीआर के जो पावर्स हैं इसको किस तरीके से रेशनलाइज किया जाए, उसके ऊपर ये सारी रिपोर्ट बनी हुई है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को लाके बिठा दें, मैं और मेरी टीम बैठेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो रिपोर्ट जो मुख्तदर हल्के इस वक्त उस रिपोर्ट को या जो इस स्ट्रक्चर को करवाना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट, अगर वो ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो वो कभी नए स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे और हमारी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारे पास टाइम कम है। तोला साहब, इन 30 सेकेंड आपका फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट क्या है? इस वक्त जो पोजीशन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ने ली हुई है वो ठीक है, या जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर प्रपोज कर रही है वो ठीक है? मैं समझता हूं, देखिए शमशाद अख्तर साहबा की टैक्स की नॉलेज इतनी नहीं है, ना पाकिस्तान के सिस्टम को टैक्सेशन के हवाले से जानती है, तो मैं समझ रहा हूँ उनको इस वक्त ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। और ये हम पहले भी बिगाड़ कर चुके हैं। अभी देखिए जो पॉलिसी मेकर होते हैं, आपको भी पता है, वो पॉलिसी जब बनाते हैं तो उन्हीं से हम रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं से टारगेट हम वसूली करवाते हैं। अगर कोई और पॉलिसी बना के इनको देगा तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कलेक्ट द टारगेटेड अमाउंट, और फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मुझे आज ये बताते हैं। तो राणा साहब ये मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर है। मैडम शायद मेरा ख्याल है उनको शायद टैक्स के बारे में इतनी समझ नहीं है। 1 हफ्ता या 2 हफ्ते अब रह गए, उनको 2 हफ्ते बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब। मेरे ख्याल में देखते हैं, अब वक्त भी क्योंकि कम है, जो केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन बज़ाहिर होना है, तो देखते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती हैं।